Hello everyone, I am Pranav and today we are going to discuss UCS टेस्ट, है ना। UCS टेस्ट पढ़ेंगे आज। लास्ट हमने ट्राइक्शियल टेस्ट पढ़ा था, काफ़ी गैप हो गया, 4-5 दिन का गैप हो गया। और वो राखी आखी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर अपना एक दिन रिकॉर्डिंग कर दी थी राखी वाले दिन ही, अगले दिन, बट 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद ऑडियो की दिक्कत आ गई। फिर मैंने पूछा भी था आप लोगों से, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि सर दूसरी कोई ऐप यूज़ करो। तो उसमें अच्छी चीज़ थी कि अभी दूसरी ऐप हमें मिल गई है, तो बढ़िया। आज देखते हैं कि होती नहीं होती है, बस तो हो जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद फिर देखा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो देखा ऑडियो ही नहीं आया, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद क्या हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो नहीं आया। फिर मैंने सोचा उसमें कमेंट्री कर देता हूँ, तो कमेंट्री जम नहीं रही थी। लाइक हाथ इधर जा रहा है, कमेंट्री और कुछ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने उस दिन स्किप ही कर दिया कि छोड़ो, आज नहीं कर रहे हैं, है ना। अब फिर से वही रिकॉर्ड कर रहे हैं UCS टेस्ट। तो अब देखते हैं UCS टेस्ट क्या होता है ना। मोस्ट प्रोबेबली आज तक के हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए था पूरा जियोटेक, फाउंडेशन स्टार्ट हो जाना था आज से। अब ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो गई तो अब थोड़ा लेट हो गया, पर ठीक है, कोई नहीं, सिलेबस हो जाएगा ख़त्म, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चल रहा हो तुम। चलो आओ अब देखते हैं UCS टेस्ट क्या होता है। UCS टेस्ट कुछ नहीं होता है। UCS टेस्ट से पहले हमने क्या देखेंगे, ट्राइक्शियल टेस्ट देखेंगे। ट्राइक्शियल क्या था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइक्शियल टेस्ट में क्या थे, 2 पार्ट, 2 स्टेज थी। फर्स्ट वन इज कन्फाइनिंग स्टेज एंड सेकेंड वन क्या थी, सेकेंड वन थी डेविएटर स्टेज। डेविएटर और शेयर बोला था जिसको, ठीक है। तो डेविएटर स्टेज थी। तो बेसिकली ये किसका था, ये ट्राइक्शियल टेस्ट में था। और अनकन्फाइंड टेस्ट क्या है, अनकन्फाइंड टेस्ट है स्पेशल केस ऑफ ट्राइक्शियल टेस्ट where confining stress is 0, मतलब सिग्मा सी जो था वो क्या है, 0। या फिर और क्या बोला था इसको, और बोला था सिग्मा 3 = 0, ठीक है। तो सिंपली ये एक स्पेशल केस हो गया कि जिसमें कन्फाइनिंग क्या हो जाएगा, कन्फाइनिंग हो जाएगा 0, और क्या बचेगा, सिर्फ डेविएटर बचेगा, ठीक है। तो ये बात किसकी थी, ये बात हमारी थी UCS की। अब देखो UCS में क्या हुआ, कन्फाइनिंग 0 हो गया और डेविएटर बचा। तो अब यहाँ से हम और क्या सोच सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो देखो बेसिकली फर्स्ट स्टेज में, कन्फाइनिंग स्टेज में हम क्या कर रहे थे, रबर मेम्ब्रेन ले रहे थे, रबर मेम्ब्रेन में सॉइल को पोर कर रहे थे और ऊपर वाटर से क्या लगा रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे ट्राइक्शन में। तो अब क्या है, अनकन्फाइनिंग मतलब कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जब पहली स्टेज पूरी एलिमिनेट हो गई तो रबर मेम्ब्रेन रहेगी क्या, रबर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। तो ये किसके लिए सूटेबल नहीं होगा, ये क्यों, जिसके पास मतलब जो सॉइल जैसे कि ड्राई सॉइल या सैंड, इनके लिए सूटेबल नहीं होगा। कौन सा टेस्ट, UCS टेस्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अब शेप में तुम उसको रख ही नहीं पाओगे। क्या शेप था अपने स्पेसिमेन का, सिलेंड्रिकल। अब ड्राई सैंड को तुम बना पाओगे क्या सिलेंडर, नहीं बना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, नहीं बना पाओगे। सैंड को तुम नहीं बना पाओगे। तो ये किसके लिए सूटेबल नहीं होगा, ये सूटेबल नहीं होगा सैंड के लिए और ड्राई सॉइल के लिए। और किसके लिए सूटेबल होगा, सिल्ट और क्ले के लिए। क्ले के लिए ज़्यादातर ये टेस्ट किया जाता है UCS टेस्ट, तो क्ले के लिए ये सूटेबल होगा और सिल्ट के लिए। अब वो क्यों होगा, क्योंकि भाई सिल्ट में क्या होता है, कोहिजन होता है, और क्ले में क्या होता है, कोहिजन होता है। तो जब क्ले और सिल्ट में कोहिजन होगा तो उसका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हम बना सकते हैं, और सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन अगर बन गया तो हम UCS टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, it is not suitable for dry soil and sand।
वहीं और आगे बात करते हैं किस किस के लिए सूटेबल होगा। इट इज़ सूटेबल फॉर सिल्ट एंड क्ले। अब वो क्यों होगा वो बता दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेज को क्या कर दिया, स्टेज 1 एलिमिनेट हो गई, तो क्या हो गया, रबर मेम्ब्रेन, रबर मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो इसीलिए क्या हुआ, ड्राई सॉइल और सैंड के लिए नहीं कर सकते और सिल्ट और क्ले के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये बात हो गई इन सब चीज़ों की, और आगे बढ़ेंगे तो और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब देखो सिंपली शेयर स्टेज थी एक, या उसको क्या बोला था, डेविएटर स्टेज। तो सॉइल सैंपल हमारा कैसा रहेगा, सॉइल सैंपल हमारा कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ से क्या लग रही थी, यहाँ से स्ट्रेसेस लग रही थी सिग्मा 3 की, या और क्या बोल रहे थे इनको, कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस बोल रहे थे, जो हर तरफ से लग रही थी, ऊपर से नीचे से साइड से सब लग रही थी, किसमें, ट्राइएक्सियल में लग रही थी। तो जब ट्राइएक्सियल में लग रही थी पर लेकिन यूसीएस टेस्ट करना है, तो ये सिग्मा 3 और कन्फाइनिंग सिग्मा सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएगी स्टेज 2। स्टेज 2 में हम क्या करते थे, डेविएटर लगाते थे, क्या लगाते थे, डेविएटर स्ट्रेस लगाते थे। और जो सिग्मा 3 और डेविएटर का सम होता था उसको क्या बोलते थे, उनके सम को बोलते थे सिग्मा 1। तो देखो एट द टाइम ऑफ फेलियर, वहाँ एक चीज़ पड़ी थी, एट द टाइम ऑफ फेलियर डेविएटेड स्ट्रेसेस इज ऑल्सो नोन एज CCS, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा D is also known as unconfined compressive strength, और क्या बोलते हैं इसको, UCS, ठीक है। कौन है ये, सिग्मा डेविएटर। अब क्या सिग्मा डेविएटर पे ही फेल करेगा, सिग्मा 3 तो 0 हो गया, और सिग्मा डेविएटर किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा डेविएटर हो जाएगा किसके बराबर, सिग्मा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। और ट्राइएक्सियल में क्या बोलते थे इसको, एट द टाइम ऑफ फेलियर डेविएटर स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज CCS, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ क्या सी है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एक पॉइंट हुआ। अब देखो एट द टाइम ऑफ फेलियर सिग्मा D, एट द टाइम ऑफ फेलियर एट UCS क्या होगा, UCS होगा सिग्मा D एट द टाइम ऑफ फेलियर। और वहीं आगे और बात करें तो सिग्मा D को और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई UCS की, जहाँ पे हमारा सिग्मा 3 क्या रहेगा, सिग्मा 3 हमारा रहेगा 0। और वहीं इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं P अपॉन फाइनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये बात हो गई किसकी, UCS की, कि UCS और कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करेगा, आपको सिग्मा 3 भी दे देगा, सिग्मा D भी दे देगा और सिग्मा 1 भी दे देगा, और आपको बोलेगा कि भाई UCS स्ट्रेंथ बताओ। तो आपको वहाँ सिग्मा 3 की वैल्यू रहेगी, तो सिग्मा 3 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, आप बोलोगे आंसर आ गया, बढ़िया मैच भी हो गया, टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा। पर UCS निकालेंगे तो सिग्मा 3 ऑटोमेटिकली क्या लेना है, 0, भले ही क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, क्योंकि सिग्मा UCS होता क्या, अनकन्फाइंड, मतलब कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लग ही नहीं रही है, तो यहाँ से आपको फंसा सकता है। एक बात की थी सेंसिटिविटी की, तो आज वो सेंसिटिविटी वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। UCS के बाद हम वेन शेयर टेस्ट पढ़ेंगे, वेन शेयर टेस्ट के बाद हम सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर और ये शेयर स्ट्रेंथ से मिला के क्वेश्चन बनाएगा सेंसिटिविटी का, तो वो क्रैक होगा, जो आप बहुत सारे बच्चों के डाउट भी थे।
तो यहाँ पे आ गए, ये चीज़ ख़त्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं कि और क्या क्या बनता है। अब देखो, जैसे हमने मोहर सर्कल बनाया था, मोहर सर्कल तो बना दिया था, पर लेकिन अब किसका यूसीएस का मोहर सर्कल बनाएंगे। तो यूसीएस का जब मोहर सर्कल बनाएंगे हम, तो एक पे क्या लेते थे, एक पे लेते थे टाउ शेयर स्ट्रेस, और दूसरे पे क्या लेते थे मोहर सर्कल में सिग्मा एन या इफेक्टिव ले सकते थे। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे जो सेट रहेगा वो क्या रहेगा, सिग्मा 1 एट फेलियर और एक सिग्मा 3 एट फेलियर। ठीक है, तो ये सेट हम क्या लेते थे, अलग अलग सिग्मा 3 की वैल्यू को वेरी करते जाते थे, कन्फाइनिंग स्ट्रेस की वैल्यू को वेरी करते जाते थे और सिग्मा 1 निकालते जाते थे। ठीक है, डेविएटर लगा लगा के। तो जब सिग्मा 3 वेरी करता था तो सिग्मा 1 भी वेरी करता था, तो वहाँ बहुत सारे सर्कल्स मिलते थे। पर यूसीएस में क्या होगा, यूसीएस में होगा सिग्मा 3 और सिग्मा सी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स। तो एक सॉइल सैंपल के लिए, मान लो वो सॉइल सैंपल कैसा है, सैचुरेटेड क्ले है, एक सैचुरेटेड क्ले के सैंपल के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पेयर ऑफ सेट मिलेगा सिग्मा 3 एट फेलियर और सिग्मा 1 एट फेलियर। एक यूनिक सेट मिलेगा कि आपकी अगर सिग्मा 3 इसमें क्या रखना है, सिग्मा 3 को तो 0 रखना ही रखना है, तभी तो यूसीएस है। अगर सिग्मा 3 को 0 नहीं रखोगे तो यूसीएस कैसे हुआ, अनकन्फाइंड कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि सिग्मा 1 एट फेलियर रहेगी। तो एक सैंपल के लिए एक ही सेट मिलेगा यहाँ पे। तो वो सेट में क्या होगा, कुछ सेंटर होगा, और सेंटर को जब आप ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल ड्रॉ होगा जो क्या रहेगा, जो हमारा मोहर सर्कल रहेगा फॉर यूसीएस। अब यहाँ पे देखो, जो मोहर सर्कल होता है सैचुरेटेड क्ले के लिए कुछ कोहेजन होगा, वो कैसा होता है, मोहर सर्कल होगा यूनिक मोहर सर्कल। कैसा मोहर सर्कल बनेगा यूसीएस टेस्ट के लिए, यूनिक मोहर सर्कल बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड में ही चल रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक एनवेलप बनेगा, वो एनवेलप क्या रहेगा, यूनिक मोहर सर्कल एनवेलप, यूनिक मोहर सर्कल एनवेलप। ये क्या बना, यूनिक मोहर सर्कल एनवेलप बनेगा। अब देखो ये सारी चीज़ें ठीक है, पर लेकिन समझने वाली बात क्या है कि भाई यूसीएस में हम सिग्मा 3 की वैल्यू को वेरी ही नहीं कर सकते। जब वेरी ही नहीं कर पाएंगे तो हमें हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी, किसकी, फेलियर की। अब ये सैंपल को, वही सैंपल को मैं दूसरी बार टेस्ट करूंगा और सिग्मा सी को फिर से 0 रखूंगा, तो वो कितने पे फेल होगा, वो सिग्मा 1 पे ही फेल होगा। अब इसको 1000 बार भी कर लोगे तो यही मिलेगा, एक यूनिक सेट। जब ये यूनिक सेट मिला तो वो सेट को प्लॉट करके क्या बनाओगे, मोहर सर्कल बनाओगे, और मोहर सर्कल बनाने के बाद उसको क्या बोला जाता है, यूनिक मोहर सर्कल। ठीक है, एक ये यूनिक मोहर सर्कल यहाँ पे पढ़ा है। इससे पहले हमने कंसोलिडेशन में 2-3 टाइप के मोहर सर्कल पढ़े थे, तो ये सबको कंबाइन करके एक ही जगह कन्फाइन कर लेना, जिससे तुम पढ़ो तो एक ही बार में तुमको सारी चीज़ें पता चल जाए। अब आगे और बात करते हैं कि और क्या होगा। देखो यूसी टेस्ट किसके लिए सूटेबल था, क्ले के लिए था। अभी जो मैंने एक बना के दिखाया था, यूनिक मोहर सर्कल बन रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि क्ले कैसी थी, अनड्रेन थी, मतलब सैचुरेटेड थी, वॉइड्स में पानी था। तो उसके लिए कैसा मोहर सर्कल बन रहा था, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल मोहर सर्कल बन रहा था। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं 5 स्टार इक्वेशन की। फ्रॉम 5 स्टार इक्वेशन, 5 स्टार इक्वेशन याद हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी तो देखो। सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 होगा सिग्मा 3 10 45 प्लस 5/2 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, तो फॉर, चलो ये आगे आगे देखेंगे, अभी छोड़ो। अब यूसीएस क्या होती है, यूसीएस क्या होती है, यूसीएस होती है सिग्मा डी एट फेलियर। और ये 5 स्टार इक्वेशन किसके लिए वैलिड थी, जब मैंने पढ़ाया था तो क्या बोला था, ये स्ट्रेसेस कब होगी, एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर होगी। तो यहाँ देखो
यूसीएस क्या होगा, यूसीएस होगा सिग्मा डी एट फेलियर, सिग्मा 1 माइनस, और ये क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर। ये तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो बचा कौन, सिग्मा 1 एट फेलियर। तो सिग्मा 1 एट फेलियर क्या आएगा फ्रॉम 5 स्टार इक्वेशन, तो ये तो क्या हो जाएगा, वो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, क्यों, सिग्मा 3 तो 0 हो चुका, तो ये सिग्मा 3 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 क्या आएगा, सिग्मा 1 एट फेलियर जो आएगा वो आएगा 2c 1045 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं यूसीएस और क्या हो सकती है, 2c 1045 प्लस 5/2। तो यूसीएस का एक और फार्मूला आ गया कि अगर आपको कभी कोहेजन दिया है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है और बोल दिया यूसीएस बताओ, तो यूसीएस आप एक और फार्मूले से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर क्ले, फॉर सैचुरेटेड क्ले कर लेते, फॉर सैचुरेटेड क्ले और अनड्रेन क्ले। अनड्रेन के लिए क्या होता है, सैचुरेशन और अनड्रेन के लिए क्या होता है, फाई क्या होता है, फाई होता है 0, फाई क्या होता है, फाई होता है 0। तो यहाँ से यूसीएस क्या आएगी, यूसीएस फॉर सैचुरेटेड और अनड्रेन क्ले, तो फाई 0 हो जाएगा, 1045 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये इक्वल्स टू आएगा 2c। तो कभी कभी आपको क्या हो सकता है कि पूछ लेगा कि क्ले का बताओ, कि सैचुरेटेड क्ले का बताओ, या सिंपली क्ले का बोल देगा कि अगर कोहेजन इतना है तो यूसीएस कितना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे रखोगे, क्ले का कोहेजन दिया है और फाई नहीं दिया, तो फाई 0 हो गया, और 2 से इंटू कर दोगे तो उसकी क्या आ जाएगी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या बोलता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, कन्फ्यूजन कैसे करेगा कि आपको यूसीएस दे देगा और क्या पूछेगा, कोहेजन बताओ क्ले का, तो क्ले का कोहेजन कैसे निकलेगा, UCS/2। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूसीएस टेस्ट खत्म होता है। अब आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे हम अपने वेन शेयर टेस्ट की। ठीक है, चलिए आइए अब बात करेंगे किसकी, वेन शेयर टेस्ट की। वेन शेयर टेस्ट क्या होता है, दो टेस्ट हो गए हमारे, एक ट्राइएक्सियल टेस्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, यूसीएस टेस्ट हो गया। अब वेन शेयर टेस्ट क्या होता है, तो वेन शेयर टेस्ट सिंपली होता है कैसा, पहले तो ये देखो कि ये टेस्ट कैसा है, ये लैब और फील्ड में दोनों जगह कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जब बताया था तब लिखवाया हुआ था। ठीक है, आज से दो लेक्चर पहले, तो 2 लेक्चर पहले का वीडियो देख लेना जिसको नहीं पता है। तो इट इज़ लैब एज वेल एज फील्ड टेस्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, लैब और फील्ड टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में क्या होता है, देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता, जैसे हमारे ट्राइएक्सियल में मैकेनिज्म हम फिट कर सकते थे, पोर प्रेशर निकाल सकते थे, तो इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है पोर प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो जब पोर प्रेशर निकालने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, और क्या होता है, और इसमें एंड नो ड्रेनेज कंडीशन इज प्रोवाइडेड, और इसमें कोई ड्रेनेज कंडीशन भी नहीं होती है। वहाँ पे ड्रेनेज कंडीशन थी ना, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वॉल दिए हुए थे कि भाई वॉल को ओपन करो, वॉल को क्लोज करो, तो क्या पोर वाटर प्रेशर निकलेगा। तो वहाँ ड्रेनेज कंडीशन थी और मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे क्या कर सकते थे, वहाँ पे पोर प्रेशर निकाल सकते थे। तो मैकेनिज्म हमारे काम का नहीं है, हमको ये सब नहीं पढ़ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोटेक, तो जो हमारे काम का है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है,
तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब देखो कोई पोर प्रेशर नहीं नाप सकते इसमें और कोई ड्रेनेज कंडीशन नहीं है, तो ये किसके लिए होगा? इट इज़ सूटेबल फॉर, इट इज़ सूटेबल फॉर, इट इज़ सूटेबल इन अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन में सूटेबल। अब अनड्रेन कंडीशन कहाँ होगी? तो अनड्रेन कंडीशन होगी कहाँ पे? दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर सॉफ्ट saturated clay like, देखो सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल सॉफ्ट होनी चाहिए। अब सॉफ्ट क्यों होनी चाहिए? अभी आगे पता लगेगा सॉफ्ट का रीज़न। सैचुरेटेड क्यों होगी? क्योंकि अनड्रेन कंडीशन है, नो ड्रेनेज कंडीशन इज़ प्रोवाइडेड या नो ड्रेनेज फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड, तो कैसी होगी? सैचुरेटेड होगी सॉइल और क्ले होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये कौन सी सॉइल जो है, कौन सी क्ले है जो सैचुरेटेड भी होगी और सॉफ्ट भी होगी? तो वो कौन सी होती है? मराइन क्ले। कौन सी होगी? मराइन क्ले, ठीक है, जो कहाँ पाई जाएगी? सी में पाई जाएगी। तो ये बात हो गई। ये कहाँ से आया? ये फर्स्ट चैप्टर से आया। फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था, बहुत सारी टाइप की सॉइल्स पढ़ी थी, तो ये वहाँ से आया, ठीक है। अब देखो, अब इसकी क्या पढ़ते हैं? अब इसकी प्रोसेस पढ़ते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वैसे बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक वन वे शेयर और एक टू वे शेयर। तो सिंपली उसकी प्रोसेस बताता हूँ मैं कि क्या होती है, ठीक है। चलिए आइए क्या देखेंगे अब? प्रोसीजर वेन शेयर टेस्ट का। तो देखो वेन शेयर टेस्ट क्या होता है? वेन शेयर में वेन होती है, क्या होती है? वेन, ये जो बना हुआ है ना, वो टाइप बाद में देखेंगे, पूरी प्रोसीजर समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखो ये वेन बनी हुई है, एक ये वेन और ये दूसरी वेन, लाइक रेक्टेंगुलर प्लैंक। ये एक रेक्टेंगुलर प्लैंक है, यहाँ से मैं एक और डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा? वेन बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसे होता है। ये देखो, ये एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है, ये ऐसा। तो अगर इसको और एक्सपांड कर दूँ यहाँ से और ये पीछे वाले को और आगे ले आओ, तो एक ये हो जाएगा और एक ये, तो ऐसा बन जाएगा एक। तो ये क्या रहता है? वेन। अभी वेन को क्या करते हैं? वेन को हम सॉइल में इंसर्ट करते हैं। जब सॉइल में कुछ डेप्थ पे, टोटल डेप्थ कितनी है वेन की? हाइट जो है, ये जो एच है, ये हाइट है, उसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। और जो इसकी यहाँ ये जैसे ये d/2 होगा, तो d कितना होगा? इधर भी और d/2 होगा, तो इधर पूरा कितना होगा? टोटल d रहेगा, ठीक है, दिख रहा है। तो ये टोटल d है ना। अभी मेरे पास वो चीज़ें नहीं है ज़्यादा, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल है कि जितना ये पोर्शन है उतना ही इधर भी पोर्शन होगा। या सिंपली ऐसे देखो कि ये एक हाथ है मेरा, यहाँ से मैंने ये दूसरी चीज़ डाल दी, तो ये d कितना होगा? d होगा इतना, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? d की। अब इसको क्या किया मैंने? अब मैंने इसको अपना इंसर्ट किया कहाँ पे? ये इंसर्ट किया ग्राउंड में। ये क्या है? ग्राउंड लेवल में इंसर्ट किया। और इससे क्या अटैच है? ये एक स्प्रिंग अटैच है और मैं इसको क्या करूँगा? रोटेशन दूंगा। अब देखो क्ले कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए। क्यों? अब इसको तुमको ग्राउंड में इंसर्ट करना है। अगर स्ट्रेटा हार्ड रहेगा तो तुम ये वेन को ग्राउंड में इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो क्ले कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, तो तुम इजीली पेनिट्रेट कर दोगे ग्राउंड में, ठीक है। तो ये 2 वे 1 वे बाद में समझेंगे, तो पहले प्रोसीजर समझते कि एक्चुअल क्या है। तो तुमने क्या किया कि भाई वेन को पंच किया सॉइल में और उसके ऊपर क्या लगाया? टॉर्शन लगाया। टॉर्शन कैसे लगाओगे? टॉर्शन सिंपली इसके ऊपर मान लो ये जो अपनी वेन थी, वेन के ऊपर यहाँ पे एक अटैचमेंट रहेगा और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो टॉर्शन लगेगा। लाइक तुमने वो हवा भरने वाला पंप देखा होगा, उसके ऊपर ऐसा बना रहता है। तो बस कुछ नहीं, वो हवा भरने वाले पंप में क्या कर दो? एक ऐसी वेन अटैच कर दो, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा वेन। पर लेकिन काम वैसे नहीं करेगा, उसके लिए अलग फीचर है। और उसमें क्या रहती है? एक स्प्रिंग उसमें भी रहती है, पर यहाँ पे टॉर्शनल स्प्रिंग रहेगी। तो उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो जब सॉइल के अंदर जाएगा, क्या करेंगे अब? ये देखो, सॉइल के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा कि कुछ टॉर्क लगेगा। टॉर्क टी को कैसे डिफाइन करोगे? टॉर्क टी होगा K × थीटा। K क्या है? K है टॉर्शनल स्टिफनेस। क्या है?
के क्या है, टॉर्शनल स्टिफनेस, ठीक है, के होती है, और टॉर्शन क्या होगा, के इंटू थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट विच शेयर फेलियर अकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो तुमको पता होगी कि T इक्वल्स टू के थीटा, थीटा कैश। अब ये देखो कि क्या करना, क्या एक्चुअल प्रोसेस समझो कि ये तुम्हारी वेन है, तुमने यहाँ से ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये आला, ये जो इसकी एक्सिस है ना ये है, ठीक है, और इसमें तुमने क्या लगा दिया, ये इसमें तुमने लगा दिया तुम्हारा ये लग गया, ये देखो ये तुम्हारी एक्सिस है और ये तुम्हारा ऊपर का ये सीन है। अब इसको मैं रोटेट करते जाऊँ तो क्या होगा, नीचे क्या है, सॉइल है, तो सॉइल कटेगी, कहाँ से कटेगी, एक ऊपर से कटेगी और एक नीचे से कटेगी, है ना। तो क्या होगा, गोल 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 घुमाते जाऊँगा मैं इसको, कब तक के घुमाना है सर, तो घुमाते जाओ, एक टाइम आएगा कि जब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल किसके बराबर हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस एट फेलियर के बराबर हो जाएगी। तो जैसे वो समय आएगा तो तुम्हारे जो घुमाने की जो पावर लगा रहे थे वो एकदम से थोड़ी कम हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, और एकदम से तुम झटके से पावर लगाओगे तो ये एकदम फ्री हो जाएगा। जैसे ये एकदम फ्री हो गया तो समझ लो कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर हो चुकी है, उसकी फेलियर स्ट्रेसेस किसके बराबर हो चुकी है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ के बराबर हो गई है, और वहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, टी, टॉर्शन कितना लगा रहे हो आप, तो टॉर्शन कैसे निकलेगा, के आपके पास स्प्रिंग है तो उसका के पता होगा आपको, टॉर्शनल स्टिफनेस आपको पता होगी, उस चीज़ की नोन रहेगी, और थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे कि कितने रोटेशन पे ये फेल हुआ है, तो वहाँ से थीटा आ जाएगा, तो वहाँ से आप टॉर्क आ जाएगा, और डी क्या है, डी तो इसकी डेप्थ ये है, ये डायमेंशन है, या डी क्या है, इसकी ये पूरी डायमेंशन है ना, और ऐसी, तो डी इसकी पूरी डायमेंशन है, और एच क्या है, एच इसकी हाइट है, तो हाइट एच भी है आपके पास, और d/2 h/2 प्लस d/6, ये सिंपल सा उसका फॉर्मूला है। यहाँ आप सारी वैल्यूज पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब देखो इसको 2 वे बोला और इसको 1 वे बोला, तो देखो कि भाई जब ये ग्राउंड लेवल से नीचे थी तो सॉइल कहाँ से कट रही थी, एक शेयर प्लेन ये था यहाँ से और एक शेयर प्लेन नीचे वाला, तो एक और 2 प्लेन से कट रही थी, तो उसको क्या बोला, 2 वे शेयर। तो 2 वे शेयर में क्या आता है, h/2 प्लस d/6 आता है, ठीक है। और सर 1 वे शेयर क्या है, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, देखो यहाँ से दिख रहा होगा तुमको, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, और अभी क्या है, अभी वेन तुम्हारी यहाँ है, अगर ये वेन को उठा के मैं ग्राउंड लेवल के बराबर ला दूँ तो अब कितने शेयर प्लेन बचे, अब तो एक ही शेयर प्लेन बचा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो हवा के कांटेक्ट में है, तो हवा को तुम काटोगे क्या, हवा के काटने से क्या हो रहा है, हवा के काटने से कुछ नहीं होगा। तो सॉइल एक ही जगह से कट रही है, तो एक ही जगह से कट रही है तो मतलब 1 वे प्लेन, तो कुछ नहीं, ये इसको ग्राउंड लेवल के, जैसे ये ग्राउंड लेवल, ये समझ लो ये ग्राउंड लेवल है और अभी कहाँ है, नीचे, तो सॉइल 2 जगह से कटेगी। अब ये ग्राउंड लेवल है, अब मैं इसको ये यहाँ पे ला दूँ तो अब सॉइल कहाँ से कटेगी, एक ही जगह से कटेगी, ऊपर आला तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो ऊपर से सॉइल थोड़ी कटेगी, अब नीचे से कटेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वे शेयर। और पूरा प्रोसेस सेम है, 1 वे शेयर का फॉर्मूला बस अलग है, 1 वे शेयर में d/12 आता है, इधर d/6 आता है। 1 वे शेयर याद कर लो कि भाई t इक्वल्स टू πd² h/2 प्लस d/12, ठीक है, या d/12 याद हो गया तो 2 वे शेयर में 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा वेन शेयर टेस्ट हो गया। अब आगे बात करते कि इसकी क्ले की सेंसिटिविटी आप कैसे निकालोगे, क्योंकि अब सारी बात हो गई, आपके पास शेयर स्ट्रेंथ आ गई है, आपके पास यूसीएस आ गया है, अब आप किसकी बात करेंगे, सेंसिटिविटी की बात करेंगे, ठीक है, कि सेंसिटिविटी क्या होता है। चलिए आइए अब बात करेंगे कि इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्ले की बात करेंगे कि भाई सेंसिटिविटी क्या होगी क्ले की। तो सिंपली बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या होती है, अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ अपॉन रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ। जब पार्टिकल कैसा था, अनडिस्टर्ब था, उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब वो ग्राउंड में था, अपॉन रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ। तो देखो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ये डेफिनेशन थी, बट अब यहाँ पे आए तो कुछ नई डेफिनेशन होगी। तो यूसीएस मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी तो शेयर स्ट्रेंथ ही है। यूसीएस ये किसके टेस्ट थे, सारे शेयर के थे, तो ये भी तो शेयर स्ट्रेंथ हुई। और यूसीएस किसकी, रिमोल्डेड की, यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड
अपॉन रीमोल्डेड। तो ये बात हो गई। अब क्या करेगा, तुमको हो सकता है यूसीएस दे देगा अनडिस्टर्ब्ड और रीमोल्डेड की, और क्या पूछ लेगा, सेंसिटिविटी पूछ लेगा। या तो वो क्या करेगा, या तो वो बोल देगा तुमको कि भाई एक क्ले थी, क्ले का अनडिस्टर्ब था तो कोहेजन कुछ था, और जब रिमोल्डेड हो गई तो कोहेजन कुछ था, तो सेंसिटिविटी बताओ। तो यहाँ से भी पूछ सकता है अनडिस्टर्ब्ड अपॉन रिमोल्डेड। तो ये बात किसकी हो गई, सेंसिटिविटी की। और दो फॉर्मूले आ गए, यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड, या फिर 2c ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन 2c ऑफ रिमोल्डेड। 2 से 2 कट जाएगा तो c ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन 2c ऑफ रिमोल्डेड हो जाएगा। ठीक है। और सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन कर सकते हैं वेन शेयर स्ट्रेंथ of undisturbed sample मत बोलो, सॉइल बोल लो, undisturbed soil upon vein shear strength of remolded soil। तो क्या होगा, सेंसिटिविटी की एक और डेफिनेशन आ गई, अनडिस्टर्ब्ड वेन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन वेन शेयर ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। तो अब देखो, या 2 वे ले लो या कुछ भी ले लो, तो बस फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मान लो कुछ भी ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी अपॉन पाई डी स्क्वायर, 2 वे ले लेते हैं, h/2 प्लस d/6 अपॉन टी अपॉन पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, इसमें क्या वेरी करेगा भाई, क्या वेरी करना चाहिए, डी वेरी करेगा क्या, डी तो उतना ही रहेगा जो ये तुम्हारा था भाई वेन। अब अनडिस्टर्ब्ड होने से उसको क्या मतलब, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट तो वही रहेगा, उसके डायमेंशन तो वही रहेंगे, तो डी और एच सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्क किस में आएगा, टी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन टी ऑफ रिमोल्डेड। जाहिर सी बात है कि एक अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, उसको अगर फेल करना है तो क्या है, शेयर स्ट्रेस कितनी लगानी पड़ेगी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ के बराबर लगानी पड़ेगी, तो कुछ अलग टॉर्क लगेगा। अब वही रिमोल्डेड हो गई या डिस्टर्ब्ड हो गई, या उसके जो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर थे वो डिस्पर्स हो गए, वो अपन ने पढ़ा था क्ले मिनरलॉजी, अगर फ्लॉक्यूलेटेड कैसे हो गए, डिस्पर्स हो गए, मान लो रिमोल्डेड हो गया, तो क्या अलग टॉर्क लगेगा, तो रिमोल्डेड में क्या टॉर्क लग रहा है। तो सेंसिटिविटी की एक और डेफिनेशन यहाँ से आ गई, टी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड UD अनडिस्टर्ब्ड अपॉन टी ऑफ रिमोल्डेड। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई सेंसिटिविटी की। और अब बात करते हैं किसकी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले तो आप लोगों को पता ही है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले क्या होगा, C प्लस सिग्मा n इफेक्टिव अपॉन 10 फाई। तो क्ले के लिए क्या होगा, क्ले के लिए फाई क्या हो जाएगा, क्ले के लिए फाई 0 हो जाएगा, तो शेयर स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कुछ कोहेजन रहेगा इसमें, तो S = C होगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, ये तो 0 हो जाएगा आपका, क्यों, फाई 0 होगा तो S = C, मतलब 5 0 हो जाएगा, स्टिल उसमें कुछ शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, है ना। जो हमने कहाँ बात की थी, यूसीएस में बात की थी कि भाई कुछ शेयर स्ट्रेंथ रहेगी तभी तो वो अपने आप को सिलेंड्रिकल रख पाएगा, नहीं तो नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे कितनी है, वो C थी। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, सेंसिटिविटी की। अब सेंसिटिविटी का जो तुम लोगों का डाउट था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व हो जाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर में थे मैंने बताया था टाइम आने में बताऊंगा, तो ये टाइम अब आ चुका है और बता दिया। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी की ऑफ क्ले की बात हो गई। अब बात किसकी करेंगे, पोर प्रेशर पैरामीटर्स की। भाई पोर प्रेशर पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं क्या पोर प्रेशर पैरामीटर क्या होता है। देखो पोर प्रेशर के पैरामीटर जो है वो किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे स्किम्पटन, उन्होंने दिया था।
तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल अप्रोच दी थी क्या निकालने के लिए, पोर प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सिंपली उन्होंने जो मेन चीज़ बोली थी वो थी कि भाई चेंज इन पोर प्रेशर क्या होगा, चेंज इन पोर प्रेशर डेल्टा यू क्या होगा, जैसे अभी हम पढ़े थे कि कन्फाइनिंग स्टेज और डेविएटर स्टेज, तो उन्होंने क्या बोला, चेंज इन पोर प्रेशर इज द सम ऑफ चेंज इन पोर प्रेशर इन कन्फाइनिंग स्टेज प्लस चेंज इन पोर प्रेशर इन डेविएटर स्टेज। तो सिंपली उन्होंने ये बोला। अब ये तो उन्होंने बोल दिया और क्या किया, दो पैरामीटर दे दिए। कौन से पैरामीटर, एक पैरामीटर दिया, उनको क्या बोला, पोर पैरामीटर दिए, एक दिया बी और एक दिया ए, बी दिया और एक ए दिया, और क्या बोला, ए किस पे डिपेंड करेगा, ए डिपेंड करेगा ए बार पर। तो ये क्या, ए बार कौन सा पैरामीटर है, ए कौन सा, ये देखेंगे। अब आगे बात करते हैं पोर पैरामीटर बी की, फिर ए की बात करेंगे और ए बार की बात करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और जो किसके बराबर होगा, ए बार किसके बराबर होगा, ए बार इक्वल्स टू ए इंटू बी के बराबर होगा। ये उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि थ्योरी है, कुछ भी दे सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब थ्योरी है, तो उसको आप प्रूव करवा दो और अपने नाम की थ्योरी दे दो। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के ऊपर सब लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग, है ना, सब कुछ देख रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या, पूरी दुनिया क्या लगी है वैक्सीन बनाने में। जो वैक्सीन बना लेगा उसका नाम हो गया कि भैया कोई उपेंद्र तिवारी नाम के बंदा था, मान लो कोई है ऐसा, उसने क्या की, वैक्सीन बना ली उपेंद्र नाम की, तो भाई उपेंद्र वैक्सीन चल रही है पूरे। कहाँ पे वैक्सीन चल रही है, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड वैक्सीन चल रही है उसके नाम की, ठीक है। तो अब उसने मेहनत की, तो उसको क्या मिलेगा, फल तो मिलेगा। तो भाई वो क्रेडिट, अब स्किम्पटन ने मेहनत की, थ्योरेटिकल अप्रोच दी, तो स्किम्पटन को क्या मिला, क्रेडिट मिला। इसलिए आज हम स्किम्पटन, तरजागी, इन सबको पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब वो तो चले गए पर, लेकिन उनकी थ्योरी आज भी जिंदा है। तो अब देखते हैं पोर पैरामीटर क्या होता है। पहली बात करेंगे पोर पैरामीटर बी की, तो बी पैरामीटर क्या होगा, बी पैरामीटर होगा पहली स्टेज, चेंज निकालना है ना हमें, तो पहली स्टेज की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, कन्फाइनिंग स्टेज, और दूसरी स्टेज कौन सी थी, दूसरी थी डेविएटर स्टेज। अब जिनको ये नहीं पता है, ट्रायक्सियल टेस्ट देखें, उन्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायक्सियल टेस्ट का वीडियो होगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो उन्होंने बोला सिंपली कि चेंज इन बी पैरामीटर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कन्फाइनिंग स्टेज पे डिपेंड करेगा, और वो क्या होगा, सिंपली चेंज इन पोर प्रेशर इन कन्फाइनिंग स्टेज अपॉन चेंज इन कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस। क्या होगा, चेंज इन पोर प्रेशर इन कन्फाइनिंग स्टेज अपॉन चेंज इन कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरामीटर बी हो गया, ठीक है। तो ये पैरामीटर बी की बात हो गई। और वहीं आगे बात करें कि भाई डेविएटर स्टेज में क्या होगा, तो डेविएटर स्टेज की बात करेंगे, तो डेविएटर स्टेज में डेल्टा डी। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई ए, अब आप लोग क्या समझेंगे, ए समझे होंगे, पर लेकिन क्या बोला, ए बार पे डिपेंड करेगा। ए बार जो होगा वो ए डॉट बी होगा, और ए डॉट बी होगा, पर ए बार कैसे निकलेगा, ए बार निकलेगा चेंज इन पोर प्रेशर इन डेविएटर स्टेज अपॉन चेंज इन डेविएटर स्ट्रेसेस में क्या चेंज है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ए बार। इसको और फर्दर मैं आगे बात करूँ तो क्या और क्या लिख सकता हूँ, उसको ए बार को और क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन पोर प्रेशर इन डेविएटर स्टेज अपॉन चेंज इन सिग्मा 1 माइनस चेंज इन सिग्मा 3 या सिग्मा कन्फाइन, ठीक है। सिग्मा 3 और सिग्मा कन्फाइन क्या होते थे, सेम होते थे। तो ये क्या हो गए, डेविएटर स्टेज में ए बार एक पैरामीटर है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, और ए बार क्या होता है, चेंज इन पोर प्रेशर इन डेविएटर स्टेज अपॉन चेंज इन डेविएटर स्ट्रेसेस। और वहीं अगर बी पैरामीटर की बात करें तो बी पैरामीटर होता है चेंज इन कन्फाइनिंग में जो चेंज हो रहा है पोर प्रेशर में, मतलब चेंज इन पोर प्रेशर इन कन्फाइनिंग स्टेज अपॉन चेंज इन
कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस। अब देखो बी की वैल्यूज़ जो है, बी की वैल्यूज़ जो है वो क्या होगी, बी की वैल्यूज़ अलग अलग होगी। अगर बी इक्वल्स टू 1 होगा फॉर सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। और b इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ड्राई कंडीशन, और b लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा फॉर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई बी की, बीटा नहीं है ये बी है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद नहीं करनी है, आपको बेसिकली आपको यही याद नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है कि भाई ये बी पैरामीटर होता क्या है। आपको क्या दे सकता है कि चेंज इन पोर प्रेशर दे देगा इन कन्फाइनिंग स्टेज, और चेंज इन कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस दे देगा। स्ट्रेसेस और पोर वाटर प्रेशर में कंफ्यूज मत होना, यू ऊपर रहेगा और सिग्मा नीचे रहेगा, तो बी वो होगा। और डेविएटर में क्या होगा, ए की अभी आगे बात करेंगे, उससे पहले हम ये चीज़ों पे बात करते हैं। मैं ये आगे मिटाता हूँ कि आगे क्या सीन होगा, देखते हैं। बी की वैल्यू वैसे भी सिंपल है भाई, सैचुरेशन में S1 होता था तो बी भी 1 होगा, ड्राई में S0 होता था तो बी भी 0 होगा। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। पार्शियली में क्या होता था, एस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, कहाँ पे चेंज इन पोर प्रेशर कैसे निकालेंगे। चेंज इन पोर प्रेशर होगा कि चेंज इन यूसी। तो बी क्या था, बी था डेल्टा यूसी अपॉन डेल्टा सिग्मा सी, चेंज इन इफेक्टिव। तो इसको क्या कर दूँ, यहाँ से चेंज कर दूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू डेल्टा सिग्मा सी। और वहीं बात करूँ मैं इसकी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बार इंटू डेल्टा ऑफ डेविएटर स्ट्रेस लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो वैसे बी इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा सी प्लस ए बार क्या होता था, ए बार होता था ए डॉट बी इंटू ये क्या होता था, डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 या फिर डेल्टा सिग्मा सी, दोनों बराबर होते थे। तो यहाँ से B कॉमन ले लूँ, तो चेंज इन पोर प्रेशर, टोटल पोर प्रेशर कितना चेंज हुआ सॉइल मास में, तो वो क्या आएगा, B पैरामीटर अपॉन डेल्टा सिग्मा सी प्लस A इंटू डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा सी। ये क्या आया, ये तुम्हारा आ गया क्या, टोटल चेंज इन पोर प्रेशर। तो B की वैल्यू की बात हो गई थी। अब आगे चलते हैं, A की वैल्यू क्या होती है। तो A की वैल्यू कोडल वैल्यूज है, वो मैं लिख देता हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। और A किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें कोड में दी हुई है। तो अपने को इतने हर चीज़ के लिए कोड पढ़ेंगे तो कैसे पेपर निकलेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो स्मार्ट वर्क वो है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो काम की चीज़ है वो पढ़ना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आप याद रख लेना, तो आपको क्या है ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ देख लो इसमें से, अब पूछोगे क्वेश्चन कैसा आएगा, अब में इसमें सिंपली कुछ ना कुछ वही 2-3 चीज़ें दे रखी होगी, कोई तीसरी चौथी चीज़ पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ अगर आपको पता होगी तो कुछ भी दे दे, कुछ भी पूछ ले, तो आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, ए की बात करेंगे कि ए किस पे डिपेंड करता है। चलिए आइए देखते हैं पैरामीटर ए, जो हमारा बी पैरामीटर था उसकी बात हो गई थी। अब पैरामीटर ए जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस पे, OCR ओवर कंसोलिडेशन रेशो पे, और स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल मतलब लेयर्ड फॉर्म ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें इतनी याद करने वाली नहीं है, पर इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लिया तो बता दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और ए की भी जो वैल्यू है वो क्या होती है, फॉर OC सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या फिर डेंस सैंड के लिए कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ -0.5 होती है। ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर लूज सैंड +3 मतलब +3 और -0.5। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है एक ए की और मैक्सिमम वैल्यू है ए की।
ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई पोर प्रेशर पैरामीटर की। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, अब आगे हम गेम में लेंगे किसको, डेंस सैंड और लूज सैंड को लेंगे और इनका शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स पता करेंगे कि इनका शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के फेलियर होते हैं इसमें, लाइक ब्रिटल और डक्टाइल, ये सब पढ़ा था ना सूम में, वैसे इधर ब्रिटल होता है और एक प्रोग्रेसिव होता है, तो वो चीज़ें क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर रहे हैं किसकी, शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड की बात करेंगे। ठीक है, शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं सैंड के। तो इसमें देखो पहले हम किसकी बात करेंगे, डेंस सैंड की बात करेंगे और फिर बात करेंगे लूज सैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो डेंस सैंड की बात करते हैं। तो डेंस सैंड देखो यहाँ पे डेंस सैंड, ये मैंने लिखा हुआ है क्या, ब्रिटल फेलियर कौन सी सॉइल में होता है, तो ये देख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। ब्रिटल फेलियर क्या होता है वो अभी देखेंगे। ब्रिटल फेलियर किस किस में होता है, डेंस सैंड में होता है, अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले में होता है और हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में होता है। और वहीं प्रोग्रेसिव फेलियर की बात करें तो प्रोग्रेसिव फेलियर किस में होता है, लूज सैंड में और रिमोल्डेड क्ले में एंड एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में होता है। तो अब बात करते हैं पहले किसकी, ब्रिटल फेलियर की। और ब्रिटल फेलियर में भी स्पेसिफिक सैंड में, सैंड बोले तो कौन सी सैंड, डेंस सैंड। अब देखो डेंस सैंड में जो शेयर स्ट्रेंथ होती थी वो किसके कारण होती थी, वो इंटरलॉकिंग के कारण होती थी। किसके कारण, इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन के कारण हो रहे थे। किसके कारण, इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने ये सारी चीज़ों पे बात की थी, तो आपको वहाँ से पता होगा कि भाई शेयर स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही थी, इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन के कारण आ रही थी। और डेंस सैंड में क्या होता है, पार्टिकल्स कैसे कैसे अरेंज होते हैं, पार्टिकल 1 2 3 और 2 के बीच में 1, तो ऐसे कुछ अरेंज होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये देखो 2 पार्टिकल लॉक है, 1 पार्टिकल लॉक है 2 पार्टिकल के वॉइड में, 1 पार्टिकल लॉक है 2 पार्टिकल के वॉइड में। तो ये क्या है, ये इंटरलॉकिंग है। और फ्रिक्शन पता ही है आपको, नॉर्मली ये इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, रोल करेंगे तो क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा जो अपोज करेगा किसका, शेयर का। ठीक है, तो वो बात ठीक है, वो चीज़ें आगे देखेंगे। अब क्या हो रहा है देखो, शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा मैं, तो जैसे जैसे शेयर स्ट्रेन बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ेगी, वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। जब 2 to 5% ऑफ शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, है ना, 2 से 5%, तो टाउ अपने पीक पे आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस अपने पीक पे आ जाएगी। मतलब अब देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी 2 चीज़ है, वो किसी के बीच में अटकी है तो उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाओगे, धीरे धीरे एक टाइम आएगा मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अभी किस में बात कर रहे थे हम, अभी वेन शेयर टेस्ट में बात कर रहे थे कि घुमाओ टॉर्क लगाओ और एकदम से लास्ट में आएगा मैक्सिमम लगाना पड़ेगा, और जैसे ही लगाओगे तो वो फ्री हो जाएगा। तो वैसे यहाँ क्या होता है कि भाई जैसे ये एक पीक आएगा, किसका, शेयर स्ट्रेस का पीक आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, टाउ पीक। शेयर स्ट्रेस जैसे ही पीक पे जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पे क्या हुआ, इंटरलॉकिंग क्या हो गई, ब्रेक हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई। जैसे इंटरलॉकिंग ब्रेक हुई तो एकदम से क्या होगा कि स्ट्रेन लगाओगे तो डिक्रीज इन क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। तो वो डिक्रीज आया, तो जो डिक्रीज आया एकदम से उसको क्या बोला, पोस्ट पीक ड्रॉप बोला, पोस्ट पीक ड्रॉप। तो क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, डिक्रीज आया किस में, शेयर स्ट्रेस में, पर लेकिन क्या हुआ, शेयर स्ट्रेन तो बढ़ती ही रही, धीरे धीरे बढ़ती ही रही। तो अब देखो ब्रिटल फेलियर क्या है, ब्रिटल फेलियर वो फेलियर है जिसमें पोस्ट पीक ड्रॉप आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल फेलियर। तो ये पोस्ट पीक ड्रॉप किस किस में आता है, डेंस सैंड में आता है, अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले में आएगा और हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में आएगा। क्या, पोस्ट पीक ड्रॉप। क्यों आ रहा है कि भाई जैसे इंटरलॉकिंग टूटेगी तो एकदम से क्या होगा, डिक्रीज इन शेयर स्ट्रेस होगा, तो वो डिक्रीज के कारण पोस्ट पीक आएगा, और पोस्ट पीक आने के कारण इसको क्या बोला, ब्रिटल फेलियर। तो ये बात हो गई किसकी, ये डेंस सैंड की बात हो गई। और वहीं प्रोग्रेसिव फेलियर की बात करें तो क्या होगा, लूज सैंड में क्या होता है, प्रोग्रेसिव फेलियर। और लूज सैंड में क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ कैसे आती है, शेयर स्ट्रेंथ आती है फ्रिक्शन के कारण, सिर्फ फ्रिक्शन ओनली, सिर्फ फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, इसमें शेयर स्ट्रेंथ होती है। और इसका पार्टिकल का कुछ अरेंजमेंट क्या होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है एक के ऊपर एक रहते हैं,
मतलब इसमें सिर्फ क्या हो रही है, रोलिंग और स्लाइडिंग हो रही है, इंटरलॉकिंग नहीं है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेन बनाओगे, ये 2 to 5% पे क्या माना था हमने कि भाई इंटरलॉकिंग टूट गई, मतलब क्या हो गया, ये शेयर में फेल कर गई। कौन, डेंस सैंड। तो देखो कम स्ट्रेन में ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हुई थी। वहीं बात करें तो लूज सैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन ही काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन जब काम करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे तुम स्ट्रेन बढ़ाओगे तो स्ट्रेस भी तुम्हारा बढ़ते जाएगा और इसमें कोई ऐसा पीक ड्रॉप नहीं दिखेगा। जब कोई पीक ड्रॉप नहीं दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो है प्रोग्रेसिव फेलियर। क्यों, यहाँ कोई पीक ड्रॉप नहीं आया। अगर पीक ड्रॉप आ जाता, पीक ड्रॉप किसके कारण आ रहा था, इंटरलॉकिंग के कारण आ रहा था, पर यहाँ कोई इंटरलॉकिंग तो है ही नहीं, तो इंटरलॉकिंग है नहीं तो पीक ड्रॉप आएगा नहीं, तो उसको क्या बोला आपने, प्रोग्रेसिव फेलियर बोला। ये सारी चीज़ें ठीक है, पर लेकिन सर इसका फेलियर कब मानेंगे, तो इसका अप्रॉक्सीमेट अज्यूम किया गया कि फेलियर कब मानेंगे, कि सॉइल फेल हो जाएगी कब, शेयर में जब 20 to 25% ऑफ स्ट्रेन उसमें डेवलप हो जाएगा। कौन सा, शेयर स्ट्रेन उसमें 20 to 25% डेवलप हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगी। तो ऐसा बिहेवियर प्रोग्रेसिव बिहेवियर किस किस में देखा गया, लूज सैंड, रिमोल्डेड क्ले एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में देखा गया। तो ये बात किसकी हो गई, ये शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। अब हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन से पहले क्या करेंगे कि भाई कुछ सिस्मिक इफेक्ट्स क्या हो पड़ेंगे, हमारे जो सैंड है, वॉइड रेशियो, जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी बहुत सारी, उन पे अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायनामिक लोडिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट लिक्विफैक्शन लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। ये ऑलमोस्ट 2 दिन पहले हो जाना था, बट लेकिन काफ़ी दिक्कतें आई अभी 2 दिन में, तो इसलिए लेक्चर नहीं आया, ठीक है। बाकी ठीक है, अभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब देखेंगे क्या इफेक्ट ऑफ सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग ऑन सैचुरेटेड सैंड। सैचुरेटेड सैंड पे क्या इफेक्ट होगा सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग का। तो बट उससे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग होते क्या है। डायनामिक लोडिंग लाइक कोई एक ब्रिज है, आपका घर अगर कोई एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से क्या जा रही है, बार बार एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन मतलब मूविंग लोड है ना, तो वो क्या होगी, वो उस पर डायनामिक लोडिंग लगाएगी, ठीक है, मतलब मूव कर रही है बार बार, तो वो डायनामिक लोडिंग होगी। तो वहीं और दूसरी बात करते हैं सिस्मिक लोडिंग। सिस्मिक लोडिंग मतलब जो अर्थक्वेक से डेवलप होगी। तो सिस्मिक लोडिंग और अर्थक्वेक में क्या सीन है, तो देखो सिस्मिक लोडिंग में और या फिर सिंपली बोल दो अर्थक्वेक आता है तो होता क्या है, तो क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि कैसे ज़मीन हिलने लग जाती है, पूरे स्ट्रक्चर हिलने लग जाते हैं, तो कैसे हिलते हैं, वो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। सिस्मिक लोडिंग में कुछ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस होते हैं और कुछ वर्टिकल वाइब्रेशंस होते हैं। तो अल्टरनेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आपको अगर कोई पकड़ के ऐसे, ये आप हो और आप ये खड़े हुए, रेड पेन आप हो, आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर कोई सिस्मिक लोडिंग लगा रहा है, मतलब कैसा होगा कि विदिन अ माइक्रो सेकेंड आपको कोई इधर करे और विदिन अ माइक्रो सेकेंड आपको कोई ऊपर करे, विदिन अ माइक्रो सेकेंड। ये तो अभी भी मेरे को 1 सेकेंड लग रहा है, पर जब सिस्मिक लोडिंग आती है तो विदिन अ माइक्रो सेकेंड चीज़ें होती है, तो बहुत डेंजरस होती है। इसलिए अर्थक्वेक काफ़ी डेंजरस होता है ना। तो जैसे ये हो रहा है तो ये क्या हो रही है, अल्टरनेट लग रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वर्टिकल आगे हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर आगे हॉरिजॉन्टल, ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सिस्मिक लोडिंग लग रही है। तो ये सिस्मिक लोडिंग मतलब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जहाँ पे भी वाइब्रेशन आता है, जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में वाइब्रेशन एक अलग से चैप्टर है ना, अलग से एक सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं, अलग से एक सब्जेक्ट है वाइब्रेशन, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स उनको पता होगा। तो वाइब्रेशंस हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर ये वॉल है पीछे, अगर मैं वॉल पे कुछ वाइब्रेटर लगा दूँ और मैं चले जाऊँ, तो कुछ दिनों बाद आके मैं देखूंगा, कुछ दिनों बाद नहीं, या कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स बाद, तो वाइब्रेशंस अगर हैवी होंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लास्टर गिर चुका होगा। तो वाइब्रेशंस हमारे लिए भी डेंजरस है। तो अब वही वाइब्रेशंस की बात करते हैं या सिस्मिक, और उसको सिंपली स्पेसिफाई किया जाए तो सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग की बात करेंगे कि डायनामिक लोडिंग और सिस्मिक लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा, किस पे, सैचुरेटेड सैंड पे। तो पहली चीज़ देखते हैं वॉल्यूम चेंज वर्सेस शेयर स्ट्रेन और वॉल्यूम चेंज में क्या फ़र्क आएगा। तो देखो ऊपर साइड जो है वो पॉजिटिव
वी मतलब डेल्टा वी, पॉजिटिव डेल्टा वी मतलब पॉजिटिव चेंज ऊपर दिखाएगा वॉल्यूम का, और नेगेटिव अगर कम हो रहा होगा तो नेगेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम नीचे दिखाएगा। तो वहीं बात करते हैं पहले डेंस एंड की। तो डेंस एंड में अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, पार्टिकल रहते हैं ऐसे और इंटरलॉकिंग बीच में रहती है इनके बीच में। तो ये हमने डेंस एंड का देखा था। तो क्या होगा जब इसको मैं और स्ट्रेन लगाऊंगा, अब कोई चीज़ है, ये पेन ऐसे बंधे हुए हैं, अब मैं इनमें और स्ट्रेन लगा रहा हूँ और डालते जा रहा हूँ, क्या डालूंगा और इनको कॉम्पैक्ट करते जा रहा हूँ वाइब्रेशंस कर करके। सिस्मिक लोडिंग आई तो क्या आएगा, वाइब्रेशन आएंगे, तो कॉम्पैक्ट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। एक टाइम आएगा ये टूट के बाहर आ जाएंगे, है ना, एक टाइम आएगा ये टूट जाएंगे, यहाँ से बीच से क्रैक हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सडनली वो एक्सपांड कर जाएंगे। तो वही हमारा कोई सॉइल सैंपल है, मान लो ये सॉइल सैंपल है और कैसा है, डेंस सैंड है। डेंस सैंड है मतलब इंटरलॉकिंग है उनमें, तो इसको और डेंसिफाई करूँ मैं और स्ट्रेन लगाऊंगा मैं इनके अंदर, और स्ट्रेन लगाऊंगा तो एक टाइम आएगा कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज तो होगा पर लेकिन एक टाइम आएगा जैसे इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, तो इंटरलॉकिंग के ब्रेक होते से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होने लग जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। सिंपल सी बात है यार कि यार ये अभी ऐसे थे, पास थे, अब इन पे इतना स्ट्रेन डाल दिया मैंने कि इनकी इंटरलॉकिंग टूट गई, तो ये बिखर जाएंगे पार्टिकल, और जैसे ही बिखरेंगे तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज वही दिखा रहे है ना, पर लेकिन इसमें क्या है कि ये बिखरे क्यों, स्ट्रेन क्यों आ रहा था, सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग के कारण, वाइब्रेशंस के कारण। तो ये बात हो गई किसकी, डेंस सैंड की। ध्यान से सुनते चलना, आगे सारी चीज़ें इसी से कनेक्टेड है, लिक्विफेक्शन भी इसी से कनेक्टेड है, तो इसलिए पहले ये पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं लूज सैंड की। तो लूज सैंड में क्या है कि लूज सैंड तो भाई पहले से ही क्या है, फ्रिक्शन ओनली, मतलब एक के ऊपर एक है, सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है इनके ऊपर, ठीक है। तो तुम उनको और डेंसिफाई करोगे तो वो डेंसिफाई हो जाएंगे, मतलब उनमें कुछ शेयर स्ट्रेन या वाइब्रेशंस दोगे, वाइब्रेशंस मतलब सिस्मिक लोडिंग दोगे तो उसके कारण शेयर स्ट्रेस तो इंक्रीज होगी, शेयर स्ट्रेन तो इंक्रीज होगी पर लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ, जो चीज़ें पहले दूर दूर थी अब वो चीज़ें क्या हो रही है, अब वो चीज़ें पास पास आ रही है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसमें, लूज सैंड में। तो ये बात किसकी हो गई, वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी वर्सेस शेयर स्ट्रेन, ये शेयर स्ट्रेन की बात हो गई। अब वहीं बात करें कि पोर प्रेशर, चेंज इन पोर प्रेशर और शेयर स्ट्रेन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो देखते हैं। अब चेंज इन पोर प्रेशर और चेंज इन, ऊपर क्या है, चेंज इन पॉजिटिव चेंज इन, ऊपर क्या है, पॉजिटिव पोर प्रेशर चेंज, और नीचे क्या है, नेगेटिव पोर प्रेशर चेंज, ठीक है। तो ये बात देखेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, शेयर स्ट्रेन है। अब देखो पहले बात करेंगे किसकी, डेंस सैंड की। अब डेंस सैंड में क्या हो रहा था कि ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था, तो पानी पोर प्रेशर कौन लगाएगा, पानी लगाएगा ना भाई, पानी लगाएगा। और वहाँ कौन रहते थे, एक कमरे में 4 लोग रहते थे, और वो कमरे का वॉल्यूम अगर मैं कम कर दूँ तो चारों एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे कि भाई तू थोड़ा उधर खिसक जा, तू थोड़ा इधर खिसक जा। तो वही स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही सिस्मिक लोडिंग आई तो वॉल्यूम कुछ कम हुआ, तो वॉल्यूम जैसे ही कुछ कम होगा तो पोर प्रेशर क्या होगा, पोर प्रेशर इंक्रीज होगा। पोर प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ कि एक कमरे में अगर 10 लोग थे और कमरे का वॉल्यूम था 10 मीटर स्क्वायर मान लो, अब वो वॉल्यूम को मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूँ तो तुम लोग कैसे फिट होगे, हो ही नहीं पाओगे, एक के पीछे धक्का दोगे तो क्या एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करोगे। तो उसके वॉल्यूम कम होने के कारण क्या हुआ कि पोर प्रेशर पॉजिटिव चेंज आया। जैसे पोर प्रेशर में पॉजिटिव चेंज आया और क्या हुआ, एक टाइम आया कि वो पोर प्रेशर डिक्रीज होने लग गया। तो ये कब हुआ डिक्रीज, जब ये बिखर गए तो प्रेशर सारा रिलीज हो गया, तो पोर प्रेशर नेगेटिव हो गया। मतलब ये क्या है, यहाँ क्या हुई, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, इंटरलॉकिंग यहाँ पे ब्रेक हो गई और पोर प्रेशर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। हमने एक बात की थी इफेक्टिव स्ट्रेस की और टोटल स्ट्रेस की, तो डेंस सैंड की बात करेंगे ब्लैक से। डेंस सैंड में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पोर प्रेशर कम हो रहा है, पोर प्रेशर कम हो रहा है ना। स्टार्टिंग में पोर प्रेशर कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट बाद में मेजॉरिटी किसकी है, डिक्रीज की मेजॉरिटी है। तो पोर प्रेशर क्या हो रहा है,
कम हो रहा है। ओवरऑल डेंस सैंड की बात करें तो पोर प्रेशर कम हो रहा है। तो इफेक्ट टोटल स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहेगी। चैप्टर 3 पढ़ना, चैप्टर 3 अभी भी इंपॉर्टेंस उसकी बरकरार है कि पोर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, पर तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई और पोर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो ये चीज़ कब होगी, डेंस सैंड में होगी। अब वहीं अब बात करें लूज सैंड की। लूज सैंड में क्या होगा कि वॉल्यूम तो क्या हो रहा था भैया, वॉल्यूम तो हो रहे थे डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होंगे पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे पार्टिकल, तो प्रेशर चेंज इन पोर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपली अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको पता लग गया होगा कि वॉल्यूम हो रहा था क्या, डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था। नेगेटिव चेंज मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पोर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, अब थोड़ी सी जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे, पानी भी रहेगा और सॉइल सॉलिड्स भी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो पोर प्रेशर उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर से जो स्ट्रेस आएगी उसमें पोर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, रेड से दिखा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा है सर, पोर वाटर प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जब पानी है और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है, तो भाई जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों, अब ज़्यादा भार किस पे आ रहा है, वर्चुअल चीज़ों पे, मतलब जो टेम्पररी चीज़ें हैं। पानी कैसा है, टेम्पररी है, पढ़ाया था ना इफेक्टिव स्ट्रेस में। जब ज़्यादा भार किस पे आएगा, टेम्पररी चीज़ों पे आएगा, तो चीज़ें फेल हो सकती है। और ये अपने इफेक्टिव स्ट्रेन क्या था, परमानेंट थी भाई। सॉलिड्स जो थे वो परमानेंट थे, पानी तो आना जाना लगा रहता है, कभी वो इवेपोरेशन हो गया, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, पर परमानेंट कौन थे, परमानेंट थे अपने सॉइल सॉलिड्स। तो इनमें क्या हो रहा है, इनकी इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है। अब ये कम लोड ले पा रहे हैं एज कम्पेयर टू पानी के कारण। तो दिक्कत क्या हुई भाई, कि जैसे जैसे क्या होगा, पोर प्रेशर बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी। तो ये किस में हो रहा है, और ये लूज सैंड में हो रहा है। तो लूज सैंड में जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी, तो एक फिनोमेना होगा, उसका नाम क्या होगा, लिक्विफैक्शन फिनोमेना। और वो लिक्विफैक्शन अभी देखेंगे क्या होता है, पर अभी याद रखोगी लिक्विफैक्शन किस में होगा, लूज सैंड में होगा। कब होगा, जब पोर प्रेशर बढ़ेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी। तो ये बात किसकी हो गई, ये हो गई चेंज इन पोर प्रेशर वर्सेस शेयर स्ट्रेन। ठीक है, आगे देखेंगे। एक और फिनोमेना देखा था, क्विक सैंड। अभी 2 मिनट पॉज करके रिवाइज कर लेना क्विक सैंड क्या होता है, क्योंकि क्विक सैंड आएगा और लिक्विफैक्शन आएगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिक्विफैक्शन को बहुत अच्छे से लिखा दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे। अभी आप इसका थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या इफेक्ट आ रहा है, किसका, सिस्मिक लोडिंग का, किस पे, सैचुरेटेड सैंड पे। चलो देखते हैं अब क्या लास्ट चीज़। मैंने लिक्विफैक्शन भी इसी में लिख दिया, जगह बच गई थी हमारे पास तो मैंने इसी में लिख दिया, तो ये अभी बाद में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग ऑन सैचुरेटेड सैंड पे। सैचुरेटेड सैंड में भी 2 टाइप के, एक लूज है और एक डेंस है। तो देखो अब क्या तीसरा रिलेशन देखेंगे कि इसका वॉइड रेशियो वर्सेस शेयर स्ट्रेंथ का। यहाँ पे एक क्रिटिकल वॉइड रेशियो ई नॉट होता है। क्रिटिकल वॉइड रेशियो की ई नॉट क्या होता है, क्रिटिकल वॉइड रेशियो एट विच देयर इज मिनिमम वॉल्यूम चेंज ड्यू टू शेयर डिस्टर्बेंस। मतलब अगर वो वॉइड रेशो सिंपल लैंग्वेज में वो वॉइड रेशो ई नॉट क्या है, वो वॉइड रेशो जिस पे अगर अर्थक्वेक आएगा मतलब क्या होगा, शेयर डिस्टर्बेंस होगा, तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, मिनिमम होगा। और जितना ज़्यादा मिनिमम वॉल्यूम चेंज होगा उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है। अगर वॉल्यूम चेंज ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा सेटलमेंट होगा, और ज़्यादा सेटलमेंट होगा तो सब चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो क्या होगा, लूज सैंड और डेंस सैंड की बात करेंगे कि इनमें क्या होता है कि जब इनके वॉइड रेशियो में क्या होता है, जब क्या होता है सिस्मिक लोडिंग या डायनेमिक लोडिंग होती है या फिर अर्थक्वेक आता है। तो देखो लूज सैंड है, लूज सैंड में पार्टिकल दूर दूर थे, तो इनका वॉइड रेशियो क्रिटिकल वॉइड रेशियो से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इनका किसका, लूज सैंड का। तो पहले बात कर रहे हैं किसकी, लूज सैंड की। तो ब्लू से ही बात करते हैं भैया, लूज सैंड आ जाओ तुम, लूज सैंड। तो ये लूज सैंड की बात चल रही है। लूज सैंड में पार्टिकल क्या रहेंगे, पार्टिकल ऐसे रहेंगे एक के ऊपर एक। तो इनका वॉइड रेशियो क्या रहेगा, वॉइड रेशियो ज़्यादा रहेगा। किससे ज़्यादा रहेगा, E विल बी ग्रेटर देन E नॉट, क्रिटिकल से ज़्यादा रहेगा। किसकी बात चल रही है यहाँ, लूज सैंड की बात चल रही है। तो जैसे जैसे शेयर स्ट्रेन बढ़ेगी, सिस्मिक लोडिंग आएगी, तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेन बढ़ेगी, वाइब्रेशंस आएंगे, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होंगे और
ये धीरे धीरे कम होके कहाँ जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे किसके, शेयर स्ट्रेन वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल चले जाएंगे। कभी भी ये इसके बराबर नहीं हो पाते, ठीक है। तो हमेशा ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं पे मिलेंगे, तो इसलिए पैरेलल दिखा रहे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ शेयर अर्थक्वेक आया, सिस्मिक लोडिंग आई, डायनामिक लोडिंग आई, डायनामिक लोडिंग और सिस्मिक लोडिंग के कारण क्या हुआ, शेयर स्ट्रेन बढ़ती गई, तो वॉइड रेशियो क्या होता गया, कम होते गया। तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये क्रिटिकल वॉइड रेशियो की तरफ अप्रोच कर रहा है, कौन, लूज सैंड। और वहीं बात करें डेंस सैंड की, वहीं बात करें किसकी, डेंस सैंड में पार्टिकल साइज कैसा होता है, पार्टिकल साइज होता है ऐसा, सिंपली 3 ऊपर 2 और उसके ऊपर 1, ये डेंस सैंड है। तो डेंस सैंड में कुछ वॉइड रेशियो होगा, जो वॉइड रेशियो क्या होगा, E विल बी लेस देन E0। क्यों भाई, डेंस है, डेंसिफाई है, पास है, वॉइड रेशियो क्या है, वॉइड रेशियो कम रहेगा। क्यों, वॉइड का वॉल्यूम सब कम है, तो वॉइड रेशियो क्या रहेगा, कम रहेगा। किसमें, डेंस सैंड में। यहाँ किसकी बात चल रही है, डेंस सैंड की बात चल रही है। जब ये इनमें क्या होगा, तो धीरे से क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर जैसे इंटरलॉकिंग टूटेगी तो क्या होगा, अप्रोच करेगा कहाँ, क्रिटिकल की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। पहले क्या हुआ, और कम हुआ, पहले E0 से और कम होगा, जैसे इंटरलॉकिंग टूटेगी तो फिर E0 की तरफ बढ़ेगा, है ना। जैसे इंटरलॉकिंग टूटेगी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना वॉइड रेशियो। इधर क्या हो रहा था, इधर कम हो रहा था, इंटरलॉकिंग में बढ़ेगा। क्यों, जैसे ही इंटरलॉकिंग टूटेगी तो ये पार्टिकल बिखर जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ेगा। तो ये क्या अप्रोच करेंगे किसके पास, E0 के पास, क्रिटिकल वॉइड रेशियो। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल वॉइड रेशियो वो वॉइड रेशियो जहाँ पे शेयर डिस्टर्बेंस के कारण मिनिमम वॉल्यूम चेंज आता है। पर ये कभी मिल पाएंगे क्या, हाँ मिलेंगे, पर इनफाइनाइट में जाके मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट 19-20 18-19-20 का फ़र्क रहेगा। तो इसलिए ये होता है कब, जब डायनामिक और सिस्मिक लोडिंग लगती है। तो ये 3 चीज़ें बता दी, चेंज इन वॉल्यूम, फिर चेंज इन पोर प्रेशर, अब चेंज इन वॉइड रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू किसका, शेयर स्ट्रेन के बारे में। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट बात बची है आज की, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विफैक्शन, और यहाँ पे हम हमारा चैप्टर क्लोज करेंगे। लिक्विफैक्शन में देखो क्या होता है, सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, बाकी अब कुछ बचा नहीं है। मैं यहाँ साला मिटाता हूँ, फिर अपन समझते हैं कि क्या सीन है। जो थ्योरी का सीन है ये सब आप पॉज करके रिवाइंड करके लिख लेना। इसमें कुछ बेनिफिट्स भी है रिकॉर्डेड लेक्चर में, और कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो बेनिफिट्स तुमको मिलते हैं और ड्रॉबैक्स टीचर फेस करता है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होता है कि कभी कभी रिकॉर्ड हो जाता है और वॉल्यूम नहीं आता है, जैसे अपने साथ 3-4 बार हो चुका है, बट स्टिल क्या करें, अब कुछ प्रोज है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो देखेंगे लिक्विफैक्शन क्या होता है। अब देखो क्या हो रहा था, इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है ना। इतनी कहानी सब याद हो जाएगी, ये सब कुछ नहीं लिखा, इतना भी देख के डरो मत, ये तो नोट्स के लिए तुम्हारे, तुम लोग बोलते रहते हो नोट्स, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आ गया। इम्पोर्टेंट कहानियाँ याद रखो, क्या भैया, सिस्मिक लोडिंग क्यों आएगी, अर्थक्वेक के कारण सिस्मिक लोडिंग आएगी। पहला पॉइंट, लिक्विफैक्शन की बात हुई, अर्थक्वेक, सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग, ठीक है। दूसरी बात, लूज सैंड। तो अब जब 2 चीज़ याद हो गई तुमको कि भाई लूज सैंड में होता है और सिस्मिक लोडिंग अर्थक्वेक और डायनामिक लोडिंग के कारण होता है, तो इन ए सैचुरेटेड सॉइल सैंड, इन ए लूज सैचुरेटेड सैंड ड्यू टू सिस्मिक डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक और डायनामिक लोडिंग, ठीक है। इतना तो तुमको पता लग जाएगा कि भाई कुछ हो रहा है, किसके कारण, सिस्मिक लोडिंग के कारण लूज सैंड में कुछ हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, जो अभी तक के 2 पढ़ा रहा था पिछले 10-15 मिनट से, वो देखो क्या हो रहा है। इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज, हिंस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज, हिंस पोर प्रेशर चेंजेस पॉजिटिव, मतलब ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया। तो अब क्या हुआ है, जब एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा तो सडनली क्या होगा, सडनली इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी। जैसे ही सडनली ये U बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ड्यू टू बिल्ट अप ऑफ हाई पोर प्रेशर, सडन डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस समटाइम्स रिड्यूस टू 0, कभी कभी ये क्या हो जाता है, 0 हो जाती है। तो देखो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस
पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सडनली जैसे ही क्या हुआ, पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि सिस्मिक लोडिंग हुई लूज सैचुरेटेड सैंड में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते चलना। तो जैसे ये बढ़ा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम हुआ तो सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। शेयर इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या है? शेयर इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लूज सैचुरेटेड सैंड की, जिसका सी क्या होता है, जिसका सी होता है 0। तो शेयर इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली। तो इफेक्टिव स्ट्रेस 10 5। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ये इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुई, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुई तो इसकी सॉइल की क्या हुई, शेयर स्ट्रेंथ कम हो गई। तो डिक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ रिकॉर्डेड। कहाँ से आया ये समझ में है कि भाई शेयर स्ट्रेस, जो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुई तो शेयर स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली कम हो गई। जब ये कम हो गई, और समटाइम्स क्या बोला था, समटाइम्स 0, मतलब एस इक्वल्स टू 0 हो सकता है कभी कभी। जब एस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगी तो शेयर स्ट्रेंथ भी 0 हो जाएगी। और उस कंडीशन में क्या होगा कि एक वर्टिकल अपवर्ड फ्लो होगा ऑफ मडी वाटर, है ना। तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगी, पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, और पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गई, तो ये क्या है, ये तुम्हारे सॉइल पार्टिकल्स है जिनकी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो चुकी है। और यहाँ से कौन है, पोर वाटर प्रेशर लग रहा है, पोर वाटर प्रेशर लग रहा है। तो एक टाइम क्या होगा, एक अपवर्ड फ्लो होगा ज्वालामुखी टाइप कि एक अपवर्ड फ्लो हुआ, जिसमें क्या हुआ, मडी वाटर का फ्लो होगा। देखा होगा तुमने, जब अर्थक्वेक आता है तो रिवर के पास और सी के पास ये फिनोमिना देखा जाता है कि भाई मिट्टी वाला पानी ऊपर निकल रहा है ना, अब ऑटोमेटिक निकल रहा है। लोग बाग उसको क्या बोल देते हैं कि भाई जादू है, इधर कुछ है, ये है, वो कुछ नहीं है, वो लिक्विफेक्शन है। ऐसे ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ नहीं होती, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं कि भाई लिक्विफेक्शन हो रहा है वहाँ। यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो गई तो शेयर स्ट्रेंथ उसकी 0 हो गई। जब शेयर स्ट्रेंथ इसमें कुछ बची नहीं तो पानी क्या है, पानी की मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई, तो पानी पार्टिकल को लेके चला गया। जब पानी ऊपर आएगा, पानी में क्या रहेंगे, पार्टिकल रहेंगे, तो वाटर कैसा रहेगा, मडी वाटर। तो वर्टिकल अपवर्ड फ्लो होगा मडी वाटर का, तो ये फिनोमिना को क्या बोलेंगे, ये फिनोमिना को सिंपली बोलेंगे लिक्विफेक्शन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे रेड से लिखी हुई है कि क्या क्या हो रहा था। ये भी रेड ही है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इसको ब्लैक लिख दिया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे शेयर स्ट्रेंथ कम हुई। क्यों, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये लिक्विफेक्शन खत्म हुआ, सिंपली लिक्विफेक्शन फिनोमिना यहाँ खत्म होता है। और ये जब अर्थक्वेक आता है तो नियर रिवर एंड सीज के पास देखा जाता है ना, वहाँ क्योंकि लूज सैचुरेटेड सैंड होती है, और वहाँ पे जब लूज सैचुरेटेड सैंड होगी तो यही कहानी होगी जो मैं अभी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो अब मैं और आगे रिपीट नहीं करूँगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट कर देंगे। जब 2 बार 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इतना फिनोमिना फिर से रिपीट नहीं कर सकते तो हो जाएगा। यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही 8वां चैप्टर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। सारे क्वेश्चंस कर लेना इसके, है ना। और नीचे एक अपडेट है कि एक नीचे नया ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप का, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए एक नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, और टेलीग्राम का एक पेज भी बना दिया है, तो आप उसमें जाके ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड लाइक कर दे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।